हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों की क्लास 10th की मैथ चल रही है। उसमें हम ऑलरेडी 9th पार्ट कर चुके हैं पहले ही। और अब जो है हमारा चल रहा है 4th चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं। और इस चैप्टर में भी जो है हमने अभी तक 3 लेक्चर्स हम बना चुके हैं जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने समीकरण का बेसिक समझा था, सेकंड समीकरण में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, सेकंड जो हमारा लेक्चर था। और अब जो थर्ड जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने जो है ग्राफ बनाने के साथ साथ कुछ नियम देखे थे कि समीकरणों के हलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, संगत हल का क्या मतलब है, असंगत हल का क्या मतलब है, और इसी के साथ साथ संगत का क्या मतलब है, असंगत का क्या मतलब है, अद्वितीय हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, कोई हल कब नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें जो है हम देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो कह रहा है कि भैया आपको पहले तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, 4.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इनके आपको सबसे पहले तो मान याद करने हैं। समझ में आ रही है बात? फिर आपको इनका ये जो अनुपात है इनकी आपको तुलना करनी है, और आपको पता लगाना है कि भाई ये जो हल हैं इन समीकरणों के, ये संगत हैं या असंगत है। ये सब आपको ज्ञात करना है। और ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में समझा चुका हूं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस लेक्चर को पॉज करके एक बार पिछले वाले लेक्चर में फिर से जाके उसको आप समझ सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए हैं तो भी आप उसको पहले देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को आगे समझिए, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें मैं 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं जो है सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 3x - y = 2, और दूसरा जो समीकरण है वह है 6x - 2y = 4। ये 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है कि भाई इसके जो हल हैं वह संगत हैं या असंगत है। सिर्फ इतना सा ज्ञात करना है आपको, संगत हैं या असंगत हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर संगत होते हैं तो 2 स्थितियों में संगत हो सकता है। संगत के लिए मैंने आपको 2 स्थितियां बताई थी। तो जो पहली स्थिति मैंने आपको संगत के लिए बताई थी वह क्या थी? तो पहली स्थिति जो थी संगत के लिए वह थी कि अगर अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल या अनेक हल, तब तो कौन सी स्थिति आएगी? संगत। और अगर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो कौन सी स्थिति आएगी? असंगत। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अद्वितीय हल तो कब होता था? जब a1/a2 बराबर नहीं होता था b1/b2 के। और अनेक हल कब होते थे? जब a1/a2 बराबर होता था b1/b2 के, और वो बराबर होता था c1/c2 के, मतलब तीनों बराबर होते थे। तो अनेक हल, अद्वितीय हल जब a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के। अच्छा, कोई हल नहीं कब बताया था मैंने आपको? जब a1/a2 तो बराबर था b1/b2 के, बट वो बराबर नहीं था c1/c2 के। समझ में आ गई क्या बात? तो इन स्थितियों में हम कह सकते हैं कि जो है ये स्थितियां होंगी तो संगत या असंगत हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब जो हमारा अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक रिवीजन पर्पज से मैंने फिर से बना दिया है इसको। अब हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसी में देख लेते हैं। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं एक बार के लिए, और इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो क्या ये क्वेश्चन व्यापक रूप में है क्या, ये देखना है आपको। अब इसमें कुछ चीज मैं समझा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखना। मैंने समीकरण के व्यापक रूप बताए थे आपको, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। ये मैंने आपको 2 व्यापक रूप बताए थे किसी समीकरण के। अब बात ये आती है कि व्यापक रूप में तो सब कुछ बराबर के इधर होता है और दाएं पक्ष में क्या होता है? 0। अब इस समीकरण की बात करें तो इसमें इधर कुछ इधर भी है और उधर भी है। सब कुछ इधर नहीं है, सब कुछ बाएं पक्ष में नहीं है,
व्यापक रूप में सब कुछ बाएं पक्ष में होता है और दाएं पक्ष में क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गई बात। परंतु यहाँ सब कुछ बाएं पक्ष में नहीं है, यहाँ सब कुछ बाएं पक्ष में नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें बाएं पक्ष में है, कुछ चीजें दाएं पक्ष में है। तो सवाल ये आता है कि क्या इसको इस तरीके से बनाना जरूरी है क्या? तो देखो ध्यान से सुन लेना, अगर दोनों ही समीकरणों में दाएं पक्ष में संख्या है, अगर दोनों ही समीकरणों में दाएं पक्ष में संख्या है तब तो बनाने की जरूरत नहीं है। पर मान लो एक समीकरण तो ऐसा होता, ठीक है, और एक समीकरण ऐसा होता, इसमें तो दाएं पक्ष में 0 होता और इसमें दाएं पक्ष में 4 होता, तो फिर इस 4 को इधर लाते और उधर क्या छोड़ते, 0, या -2 को उधर लेके जाते। परंतु इस समीकरण में ऐसा नहीं है, इसमें इधर बाएं दाएं पक्ष में 2 है और इधर दाएं पक्ष में क्या है, 4। तो जब दोनों में ही अचर राशि है दाएं पक्ष में, तो व्यापक रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो a1/a2 निकाल लेते हैं हम। a1 a2 क्या होता है, a1 ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3, नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 6, तो 3/6 कितना हो गया, a1 1/2। चलो b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 निकालेंगे तो ऊपर वाले समीकरण में b1 का मान, जो ऊपर वाले समीकरण में y से गुणा होता है वो b1 होता है, यहाँ y से कुछ भी गुणा नहीं हो रहा। जब y से कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है तो किसी चीज से अगर कुछ गुणा नहीं होता है तो क्या गुणा होता है, 1, और 1 भी काहीं का है क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भैया साइन जो है, चिन्ह जो है वो इनके साथ चलते हैं हमेशा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के। तो y के साथ कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है तो b1 का मान 1 हो गया और 1 भी काहीं का, माइनस का, तो b1 की जगह मैं -1 लिखूंगा। और b2 जो नीचे वाले समीकरण में y से गुणा होता है, नीचे वाले समीकरण में y से क्या गुणा हो रहा है, -2, तो -1 से -1, माइनस से माइनस गया तो क्या बच गया, 1/2 बच गया। अब सबसे पहले तो हमें क्या देखते हैं कि क्या पहली स्थिति लग रही है क्या। पहली स्थिति क्या बताई थी कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल। परंतु यहां हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के। क्यों, क्योंकि a1/a2 भी 1/2 आया और b1/b2 भी 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 आ गया। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा क्या, c1/c2, तो c1/c2 भी निकाल लेते हैं। यह आपको अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करना है कि हाँ भाई ये दोनों बराबर आ गए तो c1/c2 भी निकालो। अगर दोनों बराबर नहीं आते तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट क्या बता देते कि इसके अद्वितीय हल हैं। परंतु आ गए हैं तो c1/c2 भी निकाल लो। c1 क्या होता है, जो ऊपर वाले समीकरण की चर राशि होती है, अचर संख्या होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसकी अचर संख्या क्या है, 2, उस तरफ है 2, और नीचे वाले समीकरण में अचर संख्या क्या है, 4। मैं फिर बता रहा हूं, अगर दोनों ही समीकरण की अचर संख्या, सिर्फ अचर संख्या के ऊपर लागू होगी ये चीज, अगर दोनों ही समीकरण में अचर संख्या दाएं पक्ष में है तो उसे व्यापक रूप में बदलने की जरूरत नहीं है। एक में इधर है, एक में उधर है, तो फिर दोनों को या तो उधर लेके जाओ या दोनों को इधर लाओ। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि a1/a2 भी, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आ गए, किसके, 1/2 के। तीनों ही किसके बराबर आ गए, 1/2 के। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। और अनेक हल होता है तो हल कैसे क्या कहलाते हैं, संगत। तो लास्ट में मैं लिखूंगा, इधर ही लिख देना आप, चूंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 समान है, अतः ये लाइन लिखनी जरूरी है, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल हैं तथा ये संगत है। क्योंकि लास्ट में पूछ तो हमसे वो यही रहा था ना कि संगत है या असंगत, तो इन दोनों में से कोई भी स्थिति आ जाती है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो संगत आएगा, इससे भी संगत आएगा, इससे भी संगत आएगा। तो यहाँ पे ये वाली स्थिति लग गई, इसलिए क्या है, संगत है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। चलिए इसको आप पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके कॉपी कर लो इसको। तो देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है अब वो है 4/3x + 2y = 8
2x प्लस 3y बराबर 12। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4th नंबर का पार्ट है ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद को करना है होमवर्क में और ग्रुप में पोस्ट करना है या इसमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट हमारा समीकरण देख लेते हैं हम। फर्स्ट समीकरण क्या है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो ये समीकरण जो है ये अपने व्यापक रूप में तो है, व्यापक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो चीज है 4/3, ठीक है, ये 4/3 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। तो पहले तो इसको पूर्ण बनाना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह से बटे में आ जाए तो अभी तो क्या है आपका काम चल जाएगा, पर आगे जाके दिक्कत आएगी। तो मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूं, पहले तो डायरेक्ट करके बता देता हूं, फिर वैसे ही बता दूंगा आपको। तो पहले a1/a2 निकालते हैं हम। a1 क्या होता है भाई, ऊपर वाले समीकरण में जो x से गुणा होता है, क्या गुणा हो रहा है 4/3 बटे में a2 क्या होता है, जो नीचे वाले समीकरण में x से गुणा होता है। तो ऊपर वाले समीकरण में तो x से 4/3 गुणा हो रहा था तो 4/3 लिख दिया, बटे में नीचे वाले समीकरण में x से 2 गुणा हो रहा है तो 2 लिख देंगे। अच्छा भाई 2 के नीचे ऊपर बटे में है तो नीचे भी बटे में बना दो, 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या बना दो 1। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू ये 2/1 ऊपर जाएगा हो जाएगा 1/2, ऊपर जाके चीजें उल्टी हो जाती है तो ये क्या बन जाएगा 4/6। समझ में आ गई क्या बात आ गई क्या समझ में सबके? तो क्योंकि यहाँ पे हमने जैसा कि देखा कि भाई 4/3 जो है वो बटे में था और 2 जो है वो अकेला था, तो 2 को भी बटे में बना दिया हमने। कैसे बनाया, 2 के नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि बटे में कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 तो लगा ही सकते हैं ना। ठीक है, चलिए तो एक कुल मिला के a1/a2 कितना आ गया 4/6। चलो b1/b2 निकालते हैं। b1 क्या होता है, ऊपर वाले समीकरण में जो y से गुणा हो रहा है, क्या गुणा हो रहा है 2, नीचे वाले समीकरण में y से क्या गुणा हो रहा है 3। अच्छा ये जो 4/6 है ये 2 से कट जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आएगा 2/3 आएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह से अनुपात निकालो, तो मैंने 9th क्लास में भी बताया था, जब अनुपात निकलता है तो उसको पूरा उसके जो बिल्कुल सरलतम रूप होता है कटकटा के उसमें लिखा करो उसको। समझ में आ गई बात? b1/b2 कितना आ गया 2/3। चलो c1/c2 निकालते हैं। अब c1/c2 इधर निकाल देता हूं मैं। अच्छा a1/a2 कितना आया 2/3, a1/a2 कितना आया 2/3 आया, b1/b2 भी कितना आ गया 2/3। तो अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तब तो हम पहली स्थिति लगा देते कि भैया अद्वितीय हल होंगे, परंतु ये तो बराबर आ गए। a1/a2 2/3 आ गया, b1/b2 भी 2/3 आ गया, तो c1/c2 निकालो। c1/c2 निकालेंगे तो c1 कितना लेंगे यहाँ पे 8 और c2 कितना लेंगे 12। चलो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि फिर से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या आ गए बराबर आ गए 2/3 के। तो वही लिख देंगे आप कि चूंकि ये बराबर है इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से, या अनेक हल लिख दो डायरेक्ट, अनेक हल हैं तथा यह संगत है, क्योंकि अनेक हल आ गए तो संगत आ गए। तो हमने क्या देखा, दोनों ही एग्जाम्पल हमारे ऐसे हो गए। तो एक एग्जाम्पल में आपको कोई हल नहीं है वाला भी बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे, बस यहाँ पे एक मान बदलना है। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो, यहाँ से पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि इसको कोई हल नहीं है वाली स्थिति में कैसे बदलेंगे। पहले इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिया सबने?
नोट कर लिया है क्या सबने? ओके, तो देखिए आगे अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको जो है बदल देते हैं एक कोई हल नहीं वाले समीकरण में। कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ 8 की जगह 9 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, मान लो 7 लिख देता हूं मैं, तो a1 बटा a2 तो यही आएगा, b1 बटा b2 भी यही आएगा। अब c1 बटा c2 में 8 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7/12। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर आ गया, कुछ ही नहीं किया है मैंने समीकरण में, बस यहाँ 7 लिखा है। फिर से देखा कि क्या हल आ रहे हैं, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 में तो कोई बदलाव किया ही नहीं, तो उनका तो मान वही आएगा। ठीक है, दिक्कत का हल मतलब अंतर कहाँ पे आएगा, c1 बटा c2 में। 7/12 हो गया, पहले 8 था तो 8/12 हो गया, 4 से कट गया था। तो मैंने क्या देखा कि a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर है अभी भी 2/3, बट ये किसके बराबर नहीं है, अब ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या लिख देंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, पर वह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तथा यह असंगत है, तथा यह असंगत है। तो इसी को आप दोबारा उतार लो, ठीक है, इसी को उतार लो। अच्छा, एक अद्वितीय वाली स्थिति देखना चाहो आप, भाई ये स्थिति निकल गई हमारी, ये निकल गई। अद्वितीय वाली देखना चाहो तो यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देना, तो ये 3/3 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा, और क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, इसको 2 कर रहा हूं मैं वापस, और इसको भी 2/3 कर रहा हूं। ठीक है, पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, ये जो स्थिति चेंज किया, आप पूरा क्वेश्चन दोबारा उतारना, आप ये मत कर देना कि उसी में आप भी चेंज कर दो। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, तो अब मैं सेकंड का सेकंड करवा रहा हूं आपको। ठीक है, 4.1 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में वीडियो पहले पिछले वाले वीडियो में करवा चुका हूं, और कहीं ना कहीं यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। मेन मकसद जो है, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिसमें हमें आलेख विधि से हल ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर के आते हैं इस टाइप के। अब इसमें थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा ज्यादा कम कर देता है, तो वो जो करता है वो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो करता है। बट मेन कहीं ना कहीं हमारा जो मेन मकसद है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस पार्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से है। तो महत्वता इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से, इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से मैंने ये पार्ट अभी सेलेक्ट किया, 6 नंबर का है, क्योंकि ये पार्ट 6 नंबर का ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है। तो चलिए ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाएंगे ग्राफ, सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, या तो x अकेला छोड़ो या y अकेला छोड़ो। तो मैंने बताया था कैसे डिसाइड करें क्या अकेला छोड़ेंगे, तो इसके लिए मैंने कहा था उसको अकेला छोड़ो जिसके साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा। यहाँ x के साथ 2 गुणा हो रहा है, y के साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा, तो किसको अकेला छोड़ूंगा, y को। अब ध्यान से देखना, y के साथ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस का y अकेला छूटेगा, पहले चिन्ह साथ आएगा, 4 पहले से उधर है, और ये प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, अब इसके 2 हल ज्ञात कर लेते हैं हम, x और y के, सॉरी 3 हल ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छा सॉरी, क्या y अकेला छूट गया, क्या नहीं छूटा, y के साथ क्या रह गया, माइनस, तो इस माइनस को भी तो हटाओगे, तो यहां से माइनस हटेगा तो जो उधर माइनस का है वो तो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो काहे का बन जाता है, माइनस का। ये कई बार बता चुका हूं मैं बात आपको कि इधर से माइनस हटता है तो उधर जो माइनस है वो प्लस का, और प्लस है जो माइनस का, इधर चिन्ह बदलते हैं तो उधर भी चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, और वो माइनस से माइनस कट जाता है, पर उस स्टेप को हम बड़ा ना करके डायरेक्ट ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ से माइनस हटा तो यहाँ माइनस प्लस बन गया, और प्लस माइनस, जबकि माइनस कॉमन ले रहे हैं एक्चुअल में, और फिर वो माइनस कॉमन लिया हुआ कट रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के y बराबर 2x माइनस 4 आ गया है। चलो इसके 3 हल निकाल लेते हैं, इसके 3 हल निकाल लेते हैं यहाँ पे, x और y।
y x का मान रखूंगा अब यहाँ पे, इस तरफ जो होता है उसी का तो मान डालते हैं और y का मान आएगा। चलो x का मान 1 रखता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। फिर x का मान 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0। x का मान 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। बात आ गई क्या समझ में? चलिए अब सेकंड समीकरण देख लेते हैं इसका। x प्लस वाई बराबर -1। तो यहां से किसको अकेला छोड़ेंगे? यहां से किसी को भी अकेला छोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x को छोड़ लो या y को छोड़ लो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दोनों के साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा है तो किसी को भी अकेला छोड़ लो। तो x को छोड़ लेता हूं मैं यहाँ पे, तो प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का y। ठीक है, y को भी छोड़ सकते थे क्योंकि y के साथ भी कुछ गुणा नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए 3 हल निकालते हैं, x और y। अब यहाँ y का मान डालेंगे तो x का निकलेगा। चलो y का मान 0 रखते हैं, तो 1 में से 0 जाएगा 1। y का मान 2 रखते हैं, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1। y का मान 3 रखते हैं, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये मेरे इस समीकरण के 3 हल आ गए, ये इस समीकरण के आ गए। अब इसका ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ में यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y, ये y डैश और ये o, जहाँ x और y दोनों क्या होते हैं? 0। क्या कहलाता है ये? मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है ये। ठीक है, ये दिख रहा है आपको y डैश जो मैंने लिखा है? चलिए 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ दोनों ही टेबलों में x का प्लस में सबसे बड़ा मान कितना है? x का प्लस में सबसे बड़ा मान है 3, तो मैंने 4 तक बना लिया। x का माइनस में सबसे बड़ा मान कितना है? -2, तो मैंने -4 तक वैसे ही बना लिया। y में प्लस का सबसे बड़ा मान कितना है? 3, तो y में मैंने 4 तक लिया है। और y में माइनस का सबसे बड़ा मान कितना है? -2, तो वो भी मैंने -4 तक लिया है। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ के लिए जो इस समीकरण के लिए जो आलेख है वो बना लेते हैं पहले। तो x तो प्लस का 1 और y माइनस का 2, x प्लस का 1 ये रहा, y माइनस का 2 ये रहा। दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। पहले तो हम x का मान लिखेंगे और फिर y का, तो 1, -2 निर्देशांक हो गए इस बिंदु के। फिर x तो प्लस का 2 और y 0, x प्लस का 2 ये रहा और y 0 यहीं आता है मूल बिंदु पे ही। y जो 0 आता है वो यहीं आता है ना मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु पे आएगा 0। मैंने बता रखा है चाहे x हो चाहे y हो, दोनों ही कहाँ 0 होते हैं? मूल बिंदु पे। तो x तो 2 और y 0, तो x तो 2 ये रहा, y 0 ये रहा। दोनों कहाँ मिलेंगे? यहीं पे। देखो इस बिंदु में y का मान 0 है और मैंने आपको निर्देशांक ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, निर्देशांक ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर y का मान 0 हो तो बिंदु कहाँ स्थित होता है? x पे, x अक्ष पे। ठीक है, तो इसमें y का मान 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पे। कहाँ? यहाँ। क्या निर्देशांक आएगा? 2, 0। फिर x 3 और y 2, x प्लस का 3 ये रहा, y प्लस का 2 ये रहा। दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए इसको मिला देते हैं। तीनों को आपको एक सीधी रेखा से मिलाना है, तीनों बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाना है। अगर तीनों बिंदु सीधी रेखा पे आ रहे हैं तब तो आपने हल सही निकाले हैं, वरना कहीं ना कोई गड़बड़ की है। तो ये मेरा तो क्या है, चलो ठीक है ग्राफ पे नहीं बना है, ये दूरी 1-1 सेंटीमीटर की नहीं है तो मेरे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल
सीधी आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ कॉपी पे बनाओगे और अगर मान लो ग्राफ कॉपी नहीं है तो कॉपी पे भी बना रहे हो तो यहाँ स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेना इनमें, अपने आप आपका जो मान बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अच्छा इस पे जो है इसके समीकरण का नाम लिख देते हैं। समीकरण का नाम क्या था, 2x - y = 4। तो समीकरण का नाम लिख देते हैं। देखो चीजें हमें सारी करनी है, पैमाना भी लिखना है, समीकरण का नाम भी लिखना है, तब जाके वो आपको 6 नंबर देगा। फ्री में 6 नंबर नहीं देगा वो आपको, सब चीजें लिखोगे तब जाके वो आपको देगा 6 नंबर। दूसरा मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ एरो लगा दिया करो कि दोनों तरफ इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब सेकंड देख लेते हैं इसका। x1 y0, x1 यहाँ आएगा और y0 यहीं आएगा जैसा कि मैंने बता रखा है। और ये बिंदु किस पे स्थित होगा, x अक्ष पे, क्योंकि इसमें y का मान क्या है 0। तो ये कितना हो गया 1,0। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 1,0। x - 1 y2, x में -1 ये रहा और y में 2 ये रहा। ये कहाँ आएगा भाई, ये यहाँ आएगा। x तो -1 और y का मान 2, x में -1 ये रहा और y में 2 ये रहा, दोनों यही तो मिलेंगे, इस जगह तो मिलेंगे। ये देखो डॉटेड लाइन से आप चाहो तो इसको बना सकते हो, वैसे तो डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ग्राफ कॉपी में तो हमारे पास लाइनें बनी रहती है तो हमें पता रहता है कहाँ मिल रहा है वो। ठीक है, फिर है x - 2 और y 3, x में -2 ये रहा, y में 3 ये रहा, x में -2 ये रहा, y में 3 ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2,3, पहले x का मान फिर y का। ठीक है, इन तीनों को भी मिला दो। इन तीनों को भी मिला दो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिला दो इन तीनों को भी। तो ये देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहां काट रही है, दोनों रेखाएं इस बिंदु पे काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, इसका भी समीकरण लिख दो पहले। कौन से समीकरण की रेखा है ये, x + y = -1। इसके भी दोनों तरफ एरो बना दो। पैमाना लिख दो यहाँ पे। पैमाना क्या लिखते हैं कि x अक्ष हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली है, 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 नंबर लिखा है, अंतर 1-1 का है, 1 2 3 4। तो x अक्ष 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। y अक्ष पे भी 1-1 की दूरी दी है 1-1 सेंटीमीटर की, तो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ये दो चीजें जरूर लिखनी है आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं ये ग्राफ जो है वो कहाँ काट रहा है। ग्राफ जिस बिंदु पे काट रहा है आपका वो नोट करना है। पहले इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसका हल भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट आप लोग, फिर इसका हल देख लेते हैं। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो। इसको नोट कर लिया है सबने पॉज करके इसको। तो देखिए इसमें इस जगह काट रहा है ये। अब ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ काट रहा है, पर जरूरी नहीं है आपके ग्राफ में यही काटे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राफ में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आता है। मेन चीज क्या थी, मेरा मकसद यहाँ क्या था, ग्राफ को बनाते कैसे हैं।
वो सिखाना। तो हो सकता है आपके ग्राफ पे कहीं और काटे, ठीक है, तो जहां भी काटे, जिस बिंदु पे भी काटे, उसके सामने एक तो x का मान देख लेना। जैसे मान लो मेरा x का मान 2 आ रहा है और y का मान -1 आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये एक बिंदु पे काट रहे हैं, किसी एक बिंदु पे काटते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं और संगत होते हैं, ये दो चीजें होती है अगर एक बिंदु पे काटता है तो। अब इसके सामने x का मान देख लो, y का देख लो। जैसे इसके सामने x का मान लो 2 है और y का मान कितना है, -1 है, तो ये आपके समीकरण का हल हो गया। तो इसको लास्ट में अपन लिखेंगे, पहले तो इस बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे यूं एरो लगा के कि यहाँ पे x बराबर तो 2 है और y बराबर -1 है। निर्देशांक लिखना चाहो लिख दो 2, -1 और लास्ट, और फिर उसके बगल में हल जरूर लिख देना, हल। अतः हल x बराबर 2 और y बराबर -1, ठीक है। अब आपके हो सकता है कुछ और हल निकल के आए, फिर कह रहा हूं मैं, फिर आपके मान लो ग्राफ बनाओ कहीं और काटे, तो ये मत सोचना कि हमारा गलत हो गया या सर ने गलत बता दिया, नहीं। मेरी क्या है, मेरा जो ग्राफ बना है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं बना है, मेरा आगे पीछे हो सकते हैं मान, तो मेरी ग्राफ भी अलग जगह काट सकता है। हो सकता है आपकी ग्राफ कॉपी में बिल्कुल सही मान बनेगा, एग्जैक्ट। तो मेन चीज ये नहीं है कि कहाँ काट रहे हैं, मेन चीज ये है कि बनाना कैसे है ग्राफ को, तो वो मैंने आपको यहाँ बताया है। समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लीजिए। आज हम इतना ही देखेंगे, फिर 2-3 ग्राफ और देखेंगे, क्योंकि मेन चीज इसमें ग्राफ ही है। और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट लाइन जो है स्केल से पहले ही ग्राफ बना के तैयार रखूं, ठीक है, और उस पर आपको समझाऊं ताकि आपका भी वही ग्राफ बने जो मेरा बन रहा है। फिर बोल रहा हूं आपका हो सकता है ग्राफ यहाँ काटे या यहाँ काटे आपकी ग्राफ कॉपी पे, तो ये मत सोचना कि आपका गलत है या मेरा वाला मैंने आपको गलत बता दिया। मैंने ग्राफ बनाने का तरीका बताया है ये, ठीक है। मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है जहाँ पे ये मान जो है वो समान दूरी पे नहीं थे, तो इधर उधर हो सकता है ये, ठीक है। देखा जाए तो मेरे तो ये तीनों एक लाइन पे आ भी नहीं रहे हैं, मैंने तो बनाया है इनको कैसे जैसे एक लाइन पे, क्यों? क्योंकि मेरे मान 1-1 सेंटीमीटर पे नहीं है, ठीक है। तो मैं अगला वाला जो क्वेश्चन लूंगा उसमें मैं पहले से ही या तो ग्राफ पेपर टाइप या किसी ग्राफ पेपर पे ही आपको बना के दिखाऊंगा। समझ में आ रही है बात? अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ग्राफ पेपर पे ही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर अगले वाले में देखेंगे हम। धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, अब जो है हमारा क्वेश्चन है सेकंड का, जो थर्ड क्वेश्चन है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। चलिए इसको देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पे ही हल करेंगे, ग्राफ की मदद से ही हल करेंगे। देखिए वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसके हल निकाल लेते हैं हम, हल तो यहीं पे निकालेंगे हम बोर्ड पे। तो सबसे पहले पहला समीकरण देखते हैं, x + y = 5। अब इसमें से या तो x अकेला छोड़ दो या y अकेला छोड़ दो, क्योंकि ना x के साथ कुछ गुणा हो रहा है ना ही y के साथ कुछ गुणा हो रहा है। चलो x को अकेला छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - y, प्लस का y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। चलो मान निकाल लेते हैं इसके 3। अब इसमें क्या होगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, y का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा ना। तो देखो y का मान हम 1 रखते हैं तो 5 में से 1 गया तो 4, y का मान 2 रखते हैं तो 5 में से 2 गया तो 3, y का मान 3 रखते हैं तो 5 में से 3 गया तो 2। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे x y के मान आ गए। अब सेकंड समीकरण देख लो। अब देखो बच्चों, हमेशा ही आपको ये नहीं करना है कि हाँ सर ने एक प्रोसेस बताया कि कुछ अकेला छोड़ो और कुछ उधर ले जाओ। तो अब बोले सर जैसे यहाँ पे आपने बता रखा है कि x के साथ भी कुछ गुणा हो रहा है, y के साथ भी कुछ गुणा हो रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि किसी को भी उधर ले जाता हूँ, क्योंकि दोनों के साथ ही सम संख्या गुणा हो रही है, ठीक है। इसके साथ भी 2 गुणा हो रहा है, इसके साथ भी 2, तो किसी को भी अकेला छोड़ देता हूँ। वो तो ठीक है ही, बट थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब ये 2 कॉमन लिया जाएगा, ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। मान लो इसमें से और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x + y बचेगा अंदर, ठीक है। अब सिर्फ कॉमन लेने वाली बात ही नहीं है, कॉमन भी चीज ऐसी आए जो उधर जाने पर इसको काट दे, वरना इधर बटे में रह जाएगी संख्या। तो क्या 2 इधर जाके 10 को काट देगा? क्या बिल्कुल काट देगा 5 बार। तो ये पूरी चीज का हिसाब किताब लगा के ही कॉमन लो। कॉमन भी लेना है इन दोनों में से, मान लो कुछ कॉमन आ रहा है तो ये नहीं कुछ भी कॉमन ले लिया,
वो कॉमन ली हुई चीज जब उधर जाएगी तो ऊपर वाली चीज को पूरी पूरी काट देगी क्या, वो भी देखना है। अगर नहीं काटेगी तो कॉमन मत लो, फिर रहने दो, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10/2 हो जाएगा। ये 2 गुणा में है, इधर आगे किस में आ जाएगा, भाग में। 5 बार काटेगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 5। क्या ये समीकरण, ये वाला, ये क्या ये समीकरण यही है क्या, बिल्कुल। तो इसके हल भी यही निकलेंगे। 4 1 3 2 2 3 यही निकलेगा ना इसके हल भी, क्योंकि समीकरण समान है तो हल भी समान निकालो। वही y का मान, सॉरी, इसको अगर आप मान लो x बराबर निकालना चाहोगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा ये। तो वही y का मान 1 रखोगे तो x का मान 4 आएगा। वही y का मान 2 रखोगे तो x का मान 3 आएगा। वही y का मान 3 रखोगे तो x का मान 2 आएगा, क्योंकि समीकरण समान है। बात आ रही है क्या समझ में? अच्छा बोले सर नहीं, हमको कॉमन नहीं लेना है, हमें तो वैसे ही करना है जैसा एक बार आपने समझा दिया। कई बच्चे होते हैं बोले ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे हमको तो एक बार जो हमने बात पकड़ ली बस हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो वो कैसे करें? तो फिर वही तरीका है, किसी को भी अकेला छोड़ लो, x का छोड़ लो या y को। चलो 2x को अकेला छोड़ते हैं तो प्लस का 2y, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। फिर 2x से गुणा हो रहा है तो इधर आगे किस में आ जाएगा, भाग में, ठीक है। चलिए टेबल बनाते हैं। बना ली टेबल। तो इसमें मैं क्या देख पा रहा हूं कि y का मान डालूंगा तो x का निकलेगा। अब मैंने आपको बताया था जब बटे वाली चीजें आने लग जाए तो मान थोड़ा सोच समझ के डालना चाहिए ऊपर, कि ऊपर कुछ ऐसा मान लाना होता है हमें कि नीचे वाले मान का उसमें पूरा पूरा भाग चले जाए। कुछ ऐसी कोशिश करनी होती है कि ऊपर पॉइंट की संख्या ना आए। तो एक एक नंबर डाल के देखते हैं अपन। चलो 1 डालते हैं सबसे पहले। तो 2 एकम, अच्छा डालने से पहले चेक कर लो कि क्या ये इसको काटेगा या नहीं काटेगा। अगर डालने के बाद आप चेक करोगे तो फिर यहाँ पे आप लिख दोगे तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। तो पहले ही चेक कर लिया करो कि हम जो संख्या डाल रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ी संख्या तो नहीं आ रही है और पॉइंट में तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उस संख्या को स्किप कर दो, हटा दो, उसके अगले वाली ले लो। जैसे y बराबर 1 रखता हूँ मैं, 1 से शुरू कर रहा हूँ तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2y/2 है। तो y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 10 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या आएगा, 1/2। तो x बराबर 2 एकम 2, 10 में से 2 गया तो 8/2। तो x कितना आएगा, 4। तो जब y का मान 1 रखा तो x का मान वही 4 आ रहा है, 1 और 4। चलो 2 रख लो अब y की जगह 2 रख के देखो। y की जगह 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2, 4/2, 6/2 और ये 3 बार कटेगा। तो जब आपने y की जगह 2 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3। वही मान आ गया क्योंकि समीकरण वही था, क्योंकि ये समीकरण यही था, 2 कॉमन लेने पर यही तो बन गया था, ठीक है। बट दिख नहीं रहा था वो, पहले हमने उसको बना दिया था। पर आपको ऐसे करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान यही आने वाले हैं आपके। चलो x का मान 3 रखते हैं, सॉरी y का मान 3 रखते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/2 बराबर 2। तो जब आपने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे भी यही आया था, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है इसमें, इस मान या तो ये हल उतार लो या ये तो उतारना ही है यहाँ तक। तो फिर उसके बाद चाहे ऐसे हल निकाल लो, चाहे ऐसे हल निकाल लो, ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो कोई भी हल निकाल लो। और अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये हल आप कॉपी कर लीजिए, ग्राफ पेपर पे ग्राफ देखेंगे इसका, मतलब हल देखेंगे कि ग्राफ पे बनेगा कैसे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे एग्जैक्ट ग्राफ बनाने में थोड़ी समस्या आती है। तो इसलिए मैं इसको ग्राफ पेपर पे करवा रहा हूँ। तो इसको आप नोट कर लो ताकि मैं ग्राफ पेपर पे इसको करवा सकूँ। समझ में आ रही क्या बात? चलिए नोट कर लीजिए इसको, पहले पॉज करके इसको नोट कर लो। देखिए बच्चों, हमने अभी जो क्वेश्चन देखा था उसको हल तो हमने बना लिया है, उसकी टेबल तो हमने बना ली है। अब हम देख लेते हैं कि उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनाने से पहले एक बार फिर से हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अभी हमने किया क्या है एक्चुअल में। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। सेकंड क्वेश्चन था ये हमारा। इसमें हम जो क्वेश्चन देख रहे थे वो 3rd नंबर का देखा था अभी हमने। ये 2 समीकरण हमें दिए हुए थे,
तो सबसे पहले पहला समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें हमने जो है x को अकेला छोड़ा था और प्लस का y उधर जाके माइनस का हो गया था। फिर हमने क्या किए थे, ये 3 हल ज्ञात कर लिए थे। फिर हमने सेकंड समीकरण लिया था। सेकंड समीकरण को मैंने दो तरीके से बताया था आपको, या तो इन दोनों में से दो कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपके पास ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 10, और फिर दो जो है वो गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा 10 के। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई, यहाँ तक आ गया था। फिर हमने इसको दूसरे तरीके से कैसे देखा था कि हमने 2x को अकेला छोड़ दिया था और प्लस का 2y उधर जाके माइनस का हो गया था। फिर हमने क्या किया, x का मान निकाला 10 माइनस 2y और बटे में ये 2 ले आए थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। फिर हमने इसके भी 3 हल निकाल लिए थे। अब आप लोग जो ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, देखो बच्चों, वो कुछ इस तरह का होता है, और ज़्यादातर आपकी कॉपी में जो है आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है आपकी कॉपी में। ठीक है, अब हम जो ग्राफ यूज़ करने वाले हैं अभी, हम जो ग्राफ यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो देख लेते हैं। तो हम जो हैं ये वाला ग्राफ यूज़ करेंगे आज, और हमारी जो पहली टेबल हमने प्रिपेयर की थी वो देख लेते हैं, वो क्या थी। तो ये हमारी पहली टेबल थी। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, चारों जो हैं हमने अक्ष बना लिए, दोनों अक्ष बना लिए, और दो चारों जो हैं बिंदु जो है वो निरूपित कर दिए हैं। अब पहला जो हमारा मान है, देखिए x का मान तो कितना है 4, x का मान कितना है 4, और y का मान कितना है 1। ये x का मान 4 और y का मान 1। चलिए x 4 कहाँ पे आएगा, देखो x में 4 ये आ रहा, यहाँ पे आ रहा है x में 4, और y में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मैं देखूँ तो ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, तो देखो कहीं ना कहीं ये जो दोनों हैं, ये वाला बिंदु यहाँ तक जाएगा और ये वाला बिंदु यहाँ तक आएगा और दोनों इसी जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बिंदु को निरूपित कर देते हैं। तो ये जो बिंदु है हमारा, ये हो जाएगा 4,1, x में 4 और y में 1। अब हमारा जो सेकंड बिंदु है, सेकंड बिंदु देख लेते हैं हम। सेकंड बिंदु जो है उसमें x तो 3 था और y था कितना था 2, तो x 3 तो देखो बच्चों यहाँ आएगा और y 2 जो है वो यहाँ आएगा। चलिए देखते हैं दोनों मिल कहाँ रहे हैं, तो x 3 और y 2 करीबन ये यहाँ तक जाएगा और ये जो है वो यहाँ से यूँ आएगा, और दोनों जो है इसी बिंदु पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी दिखा देते हैं हम कि ये कहाँ मिल रहे हैं। तो ये देखिए ये 3,2 आ गया हमारा। फिर जो हमारा थर्ड बिंदु है वो है x तो 2, x 2 है, x तो 2 है और y जो है वह 3 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो x 2 यहाँ पे आएगा और y 3 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, तो देखो इसको रेखा के द्वारा दर्शा देता हूँ मैं। ये तो यहाँ से यहाँ जाएगा और ये जो है यहाँ से यहाँ आएगा और दोनों इसी बिंदु पे मिल जाएंगे। तो चलो इस बिंदु को भी निर्देश दर्शा देते हैं ग्राफ पे। देखिए ये 2,3 हो गया, पहले x का मान आता है फिर y का आता है। ठीक है, चलिए अब इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिलाते हैं हम। तो चलिए इन तीनों को सीधी रेखा से मिला देते हैं। ये सीधी रेखा से मिला दिया इनको। अब हमारी जो सेकंड जो अच्छा ये समीकरण, इस समीकरण का नाम क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे मैंने समीकरण भी लिख दिया। चलिए अब हमारी जो सेकंड जो टेबल है वो देख लेते हैं। सेकंड टेबल ये थी, हम देख पा रहे हैं कि दोनों के मान जो थे वो समान थे। एक बार मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने मान निकाले थे। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x 4 y 1, तो ये जो मान है, ये वाले जो मान है वो ये वाले मान है और तीनों ही मान समान है। ये 3 और 2 है अगर x और y, तो ये भी 3 और 2 है x और y। अगर ये 2 और 3 है x और y, तो ये भी 2 और 3 है x और y। समझ में आ गई बात। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान समान है तो ग्राफ भी वही बन जाएगा जो हमने बनाया था। चलिए तो देख लेते हैं इसको।
तो देखो अगर मान समान है तो ये देखो, अगर ये जो सारणी हमारी आई है यहाँ पे, ये जो सारणी हमने बनाई है सेकंड वाली, ये जो हम लेके आए हैं, ये जो सारणी है, ठीक है, इसको इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, वो भी यही बनेगा, ये जो हमने बनाया है। क्यों? ये वाला ही ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मान समान हैं। अगर दोनों के मान समान है तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो इस सेकंड वाली सारणी का समीकरण है वो इसके ऊपर की तरफ लिख दो, सेकंड वाली सारणी का समीकरण इसके ऊपर लिख दो, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो है दोनों के जो ग्राफ हैं या दोनों के जो रेखाएं आई हैं दोनों समीकरणों की, वो एक दूसरे पे संपाती आई है। और संपाती की स्थिति में मैंने आपको क्या बताया था वो देख लेते हैं। तो संपाती की स्थिति है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको यहाँ पे एक बार मैं टाइप कर देता हूँ, आपको लिखना क्या है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि दिए गए समीकरणों की रेखाएं संपाती है, अतः इनके अनेक हल हैं तथा ये संगत हैं। ठीक है, हमें बताना था ना प्रकृति, तो प्रकृति हमने बता दी कि ये क्या होंगे, संगत होंगे। ये संगत हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप यहाँ लिख देना। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वही पैमाना भी लिख सकते हैं, पैमाना अगर चाहें तो वही पैमाना, पैमाने में आप वही लिखोगे, x अक्ष 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे y अक्ष 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ग्राफ को दर्शा सकते हैं। और इसको जो है एक साइड में आप एक बॉक्स में बंद कर देना इस तरीके से एक बॉक्स में भी बंद कर दीजिएगा इसको साइड में। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा ग्राफ तैयार हो गया है। और ये जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको ग्राफ पेपर पे नहीं लिखनी है, जो आप साइड में आपके जो ग्राफ कॉपी पे जो पन्ना होता है और बोर्ड में जो आपकी कॉपी मिलती है उस पे लिखनी है लाइन। ठीक है, मेरे पास तो यही था इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है, बट आपको उसमें लिखनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसका जो सेकेंड का जो 4th क्वेश्चन है, ये जो आपने अभी सेकेंड क्वेश्चन देखा है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा है सेकंड क्वेश्चन, इसका तो हमने ये तो जो है अभी 3rd पार्ट किया है। अभी इसका कौन सा पार्ट किया है हमने? 3rd पार्ट। अब इसका जो 4th पार्ट है वो आपको खुद को करना है, 4th पार्ट आपको खुद को करना है। ठीक है, और अब अगला जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ वो है 3rd का 1st क्वेश्चन, तो वो आप ध्यान से देखिए। 3rd पार्ट का 1st क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिए आप एक बार। देखिए बच्चों, अब इसका जो 4th क्वेश्चन, दूसरे का जो 4th क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है
वो आप लोगों को खुद को करना है होमवर्क में, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में मुझे आप बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पे बुक आपके पास है, नहीं है तो PDF है, उसमें देख लीजिएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां उनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको हमें आलेखीय विधि से जो है इसको हल करना है। ठीक है, निरूपित करके, और फिर आगे का क्वेश्चन जो है वो हम बाद में समझेंगे, पहले इसके हल निकाल के इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए सबसे पहले वही क्या करेंगे, हम पहला समीकरण उतारेंगे सबसे पहले, फर्स्ट समीकरण उतारेंगे सबसे पहले। 2x - 5y + 4 = 0। ठीक है, चलिए अब इसमें वही, या तो x को अकेला छोड़ो या y को, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, और ये अपने व्यापक रूप में है, तो व्यापक रूप में है तो सब कुछ बाएं पक्ष में है और दाएं पक्ष में क्या है, 0। ठीक है, तो चलो इसमें हम क्या करते हैं, अब x को अकेला छोड़े या y को, तो सीधी सी बात है दोनों के साथ ही कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है, तो फिर हम ये देखेंगे किसके साथ सम संख्या गुणा हो रही है, और सम संख्या x के साथ गुणा हो रही है, कितनी, 2, तो इसी को अकेला छोड़ दो। तो 2x को अकेला छोड़ोगे तो -5y उधर जाके +5y, और +4 उधर जाके -4। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। अब ये 2 से गुणा हो रहा है, इधर आगे किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है, चलिए अब इसके 3 मान निकाल लेते हैं हम। मान कैसे निकलेगा, वही y का मान डालना है हमें, बट y का मान डालते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो y का मान ऐसा डालें कि ऊपर कुछ ऐसा आ जाए कि नीचे वाली संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, 2 का ऊपर ऐसी संख्या लिया हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो हम y का मान डालना स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करेंगे, पहले चेक करेंगे, हिट एंड रन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसे। ठीक है, मान डालो, चेक करो, अगर सही आ रहा है तो लिखो, वरना अगले वाले मान पे बढ़ जाओ। गिनती स्टार्ट करते हैं 0 से। चलो y का मान 0 डालते हैं सबसे पहले, तो देखो क्या आएगा। y का मान जब मैं 0 डाल रहा हूँ, पहले ये लिख देता हूँ हमारा मान क्या आया था, 5y - 4/2। तो y का मान मैं 0 डालता हूँ। अच्छा, ये पूरा कार्य रफ का होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बोर्ड की मुख्य कॉपी में नहीं करना है इसको। जो मैंने तरीका बता रखा है कि रफ कार्य कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ लाइन खींचनी है, उस तरीके से आपको पूरा रफ कार्य करना है, और रफ कार्य में ही ये कार्य करना है आपको। ठीक है, तो y बराबर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो x बराबर कितना आएगा, देखो 5 × y का मान क्या रखेंगे, 0 - 4/2। 5 को 0 से करेंगे, 0 - 4/2 बराबर -4/2 बराबर -2। वापस समझ लो, y का मान 0 रखा, -4/2, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 -4/2। अब 0 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 ही बचेगा बटे 2, और 2 इसको कितनी बार काटेगा, -2 बार। तो कुल मिला के पूरा पूरा काट रहा है ना, प्लस की आ जाए या माइनस की आ जाए उससे कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसके मैंने, कि सेकंड में या फर्स्ट में बताया था कि चाहे प्लस की आए चाहे माइनस की आए, उससे कोई समस्या नहीं है आपको, बट ये है कि पूरी पूरी संख्या आ जाए हमारे लिए। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आए। तो क्या देखा आपने, जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या निकल के आया, -2। चलिए 1 रख के देख लेते हैं। अब x y की जगह 1 रखूंगा मैं, अगर यहाँ y की जगह 1 रखूंगा तो 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 4/2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 रखेंगे तो भैया समस्या है, क्योंकि 1/2 तो क्या है, आधा ही रह गया, अपरिमेय है, इसको 0.5 लिखना पड़ेगा। और हम क्या कोशिश करते हैं कि पॉइंट में मान ना आए, तो 1 वाला मान हम नहीं रखेंगे। अब चलो 2 रख के देखते हैं। 5 दूनी 10 -4/2 बराबर 10 में से 4 गए तो 6/2, और 2 6 को कितनी बार काटता है, 3 बार। तो ये मान पूरा पूरा आ गया हमारे पास। तो जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना निकल के आया, 3। चलिए 3 रख के देखते हैं। अब यहीं रख दूं मैं, 3 रखते हैं तो क्या आएगा, देखो 5 तिया 15 -4/2। समझ में आ गई है बात। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई 15 में से अगर 4 को घटाते हैं तो कितना आ रहा है, तो 11 आ रहा है बटे 2, और 11/2 को अगर आप भाग दोगे
तो ये निकल के आएगा 5.5। तो ये तो पॉइंट में आ गया, तो इसको नहीं रखेंगे हम, ठीक है, इसको रहने देते हैं। चलो 4 रख के देखो, 5 चौक 20 माइनस 4/2, 20 में से 4 गए तो 16/2, और 2 16 में कितना आ जाता है 8 बार। और मैंने बताया था 8 9 तक अगर मान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने y का मान कितना रखा 4, तो x का मान कितना निकल के आया 8। तो इस तरह से आप संख्याएं रखते रहो, 0 से स्टार्ट करो, जो आपके फिट बैठ जाए वही आप डाल लो। अगर इसमें क्या होता है, अभी तो शुरू में आपको समय लगता है, पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके हल करोगे, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत से दूंगा इसमें आपको, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करोगे आप, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और बाद में सिर्फ देखने भर से आपको पता लग जाएगा कि मान डालने पर क्या आएगा और हमें डालना या नहीं डालना। फिर तो हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ रही है बात? तो शुरू में दिक्कत आती है, ये शुरू में प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन। 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका फ्लो बन जाएगा फिर कि कैसे करना है, यहाँ देखते ही पता लग जाया करेगा आपको कि ये आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ रही है? थोड़ी गणना अच्छी होनी चाहिए हमारी बस। तो ये हमारी पहली टेबल बन गई पहले समीकरण की। अब दूसरे समीकरण की टेबल बनाते हैं। दूसरे समीकरण की टेबल बनाते हैं तो देखो, फिर से x को अकेला छोड़ें या y को, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे x के साथ 2 गुणा हो रहा है पर y के साथ कुछ भी गुणा नहीं हो रहा, तो y को अकेला छोड़ो, प्लस का 2x उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 8। क्या y अकेला छूट गया? क्या बिल्कुल अकेला छूट गया, y के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो y को हमने अकेला छोड़ दिया है। ये जो मान मैंने बताए थे, इनको आप इस वीडियो को बैक लेके, और अगर आप चाहो तो रफ में उतार सकते हो कि क्या मान डालने पर क्या आया था, बट वो आपकी खुद की समझ के लिए है, उसको आपको फेयर में नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, ऐसे समीकरण जिनमें बटे में कुछ नहीं होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें तो हमें मान डालना है और डायरेक्ट मान निकालना है। ठीक है, चलो x स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब x का मान मैं 0 रखूंगा, x का मान डालूंगा इस बार, क्योंकि उस तरफ x आ रहा है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा y का मान। तो x का मान 0 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा 8। x का मान 1 रखता हूँ मैं, तो क्या आएगा देखो, -2 × 1 -2 हो जाएगा, -2 × 1 -2 हो जाएगा। -2 को 1 से करेंगे तो -2 + 8, और 8 में से -2 जाएगा तो 6। तो जब मैंने y का मान कितना रखा, जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान 6 निकल के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 2 रख के देख लेते हैं। जब मैं x का मान 2 रख रहा हूं तो क्या होगा, तो यहाँ 2 रख लो x की जगह, 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा ये, -2 × 2 4 + 8, 8 में से प्लस के 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4, तो x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमने 2 सारणियां तैयार कर ली। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। ग्राफ में फिर से आपको ग्राफ पेपर पे ही बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं हम ग्राफ पेपर पे। ग्राफ को फिर से मैं ग्राफ पेपर पे बना रहा हूँ, बट उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके, वीडियो को नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए बच्चों, अब हम जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये जो अभी हमने जिस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे समझा था, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखने से पहले एक बार फिर से वही हम करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है किताब में। तो देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को आलेखी विधि से हल करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आलेखी विधि से हल करना है। आलेखी विधि से हल करने के बाद क्या कह रहा है ये, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये हल की जो करना है हमें, ये जो हल करना है किसके द्वारा, आलेखीय विधि के द्वारा, इसको देख लेते हैं। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जो ये फर्स्ट समीकरण है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इसमें हमने पहला समीकरण क्या देखा था, 2x - 5y + 4 = 0। फिर हमने x को अकेला छोड़ने के लिए पहले 2x को अकेला छोड़ा था, तो -5y इधर आके प्लस का 5y बन गया था, और प्लस का 4 इधर आके -4। फिर x को अकेला छोड़ दिया था, 2 उधर भाग में चल गया था। फिर हमने 3 हल निकाल लिए थे, ये हमने बोर्ड पे देख लिया था।
फिर सेकंड समीकरण लिया था, इसमें y अकेला छोड़ा था और इसके भी 3 हल ज्ञात कर लिए थे। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ लेंगे अब की बार हम, क्योंकि हमारे पास 8 तक मान थे तो थोड़ा बड़ा ग्राफ लिया है मैंने। अब सबसे पहले जो हमारा पहली जो टेबल थी वो देख लेते हैं। पहली टेबल में हम देख रहे हैं कि जो मान है वो क्या दिया हुआ है हमें, जो मान हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2। कितना दिया हुआ है? -2। और x का मान है ये किसका मान है? x का। और y का मान कितना दिया हुआ है? 0। तो चलिए देखते हैं -2 कहाँ आएगा x पे। तो देखो -2 यहाँ आएगा, -2 कहाँ आएगा? यहाँ पे। और y में 0 कहाँ आएगा? y में 0 यहाँ आएगा। समझ में आ गई बात? y में 0 यहाँ आएगा, x का -2 यहाँ आएगा, क्योंकि y और x दोनों ही 0 कहाँ होते हैं? इस मूल बिंदु पे होते हैं। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आएंगे। चलिए तो आप -2,0 कहाँ स्थित होगा? क्योंकि y का मान 0 है, इसलिए ये x अक्ष पे स्थित होगा, x अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं ये कैसे बनेगा ये बिंदु। तो जो हमारा फर्स्ट बिंदु बनेगा वो -2,0 वाला, वो देखिए कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा, वो इस जगह आएगा -2,0। अगला बिंदु क्या है हमारा? अगला बिंदु है x, तो है हमारा 3। x कितना है? x है हमारा 3, ये रहा 3। और y कितना है? y है हमारा 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं। x 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा, ये रहा x 3। x पे 3 यही तो है, और y पे 2 कहाँ है? y पे 2 ये रहा। चलिए अब ये देख लेते हैं कहाँ मिलेंगे, एक बार लाइन से देख लेते हैं इसको, मिलेंगे कहाँ लाइन बना के। तो देखो x 3 तो यूँ जाएगा इस तरीके से, और y का 2 जो है वो इसको यहाँ आके मिलेगा। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि जो बिंदु है हमारा वो ये होगा, हमारा बिंदु जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं कि ये बिंदु कैसे दर्शाएंगे, हम किस तरह से दिखाएंगे इसको। तो देखो कहीं ना कहीं इस बिंदु को हम इस जगह दर्शाएंगे, इस जगह दर्शाएंगे इसको, और इस पे मान क्या आ जाएगा? 3,2। अब x का मान देखो 8 और y का मान 4। ये x का मान तो 8 और y का मान 4। तो x का मान 8 कहाँ पे आएगा भाई? सर यहाँ आएगा x का मान 8, और y का मान 4, बोले यहाँ आएगा y का मान 4। ठीक है, दोनों कहाँ मिलेंगे? तो वो दिखा देते हैं रेखा के द्वारा। तो देखो x का मान 8 तो यहाँ जाएगा, और y का मान 4 जो है इससे आके यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, ठीक है, यही हमारा जो निर्देशांक है 8,4 वो आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं 8,4 को कैसे दर्शाएंगे अपन। तो देखो 8,4 को इस तरह से यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। चलो इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं, और जिस रेखा समीकरण की ये रेखा है वो समीकरण भी इस पर लिख देते हैं। अब हमारी अगले वाले जो टेबल थी वो देखते हैं। अगली वाली टेबल में क्या आ रहा है भाई? अगली वाली टेबल में आ रहा है x तो 0, x तो कितना आ रहा है? 0, और y कितना आ रहा है? 8। x तो आ रहा है 0 और y कितना आ रहा है? 8। तो पता है आपको, चाहे x हो चाहे y हो, 0 तो मूल बिंदु पे होता है, तो x 0 तो यहाँ आएगा, और y 8 यहाँ आएगा, और दोनों बिंदु मिलेंगे भी इसी बिंदु पे, क्योंकि इस पे x 0 है, इसलिए ये बिंदु कहाँ स्थित होगा? y अक्ष पे। ठीक है, तो चलो दिखा देते हैं ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, कहाँ बनेगा। तो ये जो बिंदु है ये इस जगह बनेगा। फिर अगला वाला देखते हैं, अगले वाला बिंदु क्या है? x 1 है और y 6 है। चलो x 1 देख लेते हैं, x 1 कहाँ पे आएगा? तो x 1 ये रहा और y 6 ये रहा। चलो ग्राफ पे देखते हैं इसको, x 1 ये रहा, y 6 ये रहा, y 6 ये रहा। ठीक है, दोनों कहाँ मिलेंगे? चलो दोनों को रेखा के द्वारा मिला के देख लेते हैं एक बार। तो देखो 1 से तो ये रेखा यूँ जाएगी, और 6 से ये रेखा इसको यहाँ मिलेगी। तो जिस बिंदु पे मिल रहे हैं उसको दर्शा देंगे हम क्या? 1,6, क्योंकि पहले x का मान आता है और फिर y का। चलो देखते हैं कहाँ मिल रहे हैं ये 1,6 आ गया हमारा। अब लास्ट जो इसका बिंदु है x2 और y4 वो देख लेते हैं। तो देखो x2 तो ये रहा और y4 ये रहा। चलो इधर देखते हैं कहाँ पे आएगा। x2 ये रहा, y4 ये रहा, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं। चलो मिला के देख लेते हैं इनको कहाँ मिलेंगे दोनों। तो ये देखो यहाँ मिल रहे हैं दोनों, ये इस जगह मिलेगा और ये जो है इस जगह मिलेगा।
ठीक है, तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है इसको दिखा देते हैं, ये किससे दर्शाएंगे अब। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2,4 हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के लिए एक रेखा बना देते हैं। ये रेखा बना दी मैंने, और इस पे इसका समीकरण लिख देते हैं। ये जिस समीकरण की रेखा थी, तो ये मैंने समीकरण लिख दिया, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये मैंने इसका समीकरण लिख दिया। ठीक है, चलिए अब मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें कि ये दोनों रेखाएं, देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये दोनों रेखाएं जो हैं ये एक दूसरे को काट रही है। बोले कहाँ काट रही है, तो वो देख लेते हैं किस जगह काट रही है। ये देखो, ये दोनों जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है, 3,2 पे काट रही है ना, इस बिंदु पे, इस जगह काट रही है। तो इस जगह काट रही है, तो मैंने आपको बताया था अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटे तो इसका मतलब उसका एक अद्वितीय हल होगा। और हल कौन सा होगा, जहां वो एक दूसरे को काट रही है। तो ये दोनों क्योंकि 3,2 पे काट रही है, तो इसका हल भी यही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक लाइन, क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां हम देखते हैं कि दिए गए समीकरणों की रेखाएं, दिए गए हम देखते हैं कि दिए गए समीकरण की रेखाएं, देखते हैं कि दिए गए समीकरण की रेखाएं परस्पर बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है। 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि दिए गए समीकरण की रेखाएं परस्पर बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 3 और y बराबर 2, y बराबर 2। तो बेसिकली हमने क्या देखा हमें यही तो चाहिए था कि हल ज्ञात करना था सबसे पहले। तो जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वही क्या होता है, हल। और इसी के लिए तो हम पूरा काम कर रहे थे, ये हल ज्ञात करना था हमें। तो यही तो मेन चीज़ थी हमारे लिए। ठीक है, ये हल जो हमने ज्ञात किया है, ये जो हल हमने ज्ञात किए हैं दोनों, इसी के लिए तो पूरी हमने पूरा हल किया था, पूरा आलेख विधि से। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का। चलिए अब एक बार दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा, क्या लिखेंगे, तथा। तो देखो हमें ये प्राप्त करना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखाएं हमने ज्ञात की है, एक तो ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, तो ये y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये y अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारी y अक्ष है, ये जो है हमारी y अक्ष है पूरी, ये y अक्ष है। तो इसको ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक देखो, यहाँ पे y का मान कितना है, 1, और क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है तो x का मान क्या होगा, 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1। दूसरा बिंदु कौन सा है जिस पे प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, अच्छा दूसरी रेखा जो है वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, वो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। और इसका निर्देशांक हमारे पास पहले से है 0,8। तो दूसरा जो निर्देशांक होगा वो होगा 0,8। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिख देंगे, तथा
तथा रेखाएं y अक्ष को बिंदुओं 0, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों पार्ट आपको लिखने हैं जो उसने क्वेश्चन में पूछे थे, दोनों पार्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। आपसे पूछ रहा था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो मैंने बता दिया कि भाई ये जो रेखाएं हैं ये y अक्ष को कहाँ कहाँ, पैमाना आप चाहें तो लिख सकते हैं। पैमाने में क्या लिखेंगे आप? पैमाना यहाँ कहीं लिख दीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा पैमाना, और 1-1 सेंटीमीटर का अंतर लिया है हमने, तो पैमाना लिख के आप लिख देना x अक्ष 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर लिखना y अक्ष 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा पैमाना हो गया, और इसको बॉक्स बना देना इसके चारों तरफ इस तरह से एक कॉपी में भी। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अब जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में बनाएंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से ग्राफ पे बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब अगली क्लास में देखेंगे हम।